उसकी तरबियत से लेकर वहाँ पहुँचने तक कैसा सफ़र गुज़रा, किस किस्म की सौबतें बर्दाश्त की, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, कब लगा कि अब हम ज़िंदगी से गए के गए? देखिए, यहाँ से जाते हुए तो मैंने वसीयत लिख दी थी। मैंने अपने यहाँ मामलात क्लोज़ कर दिए थे। अपनी अहलिया, बच्चों, जितने मुतालिका लोग हैं उनको बता दिया था कि मेरे बाद आप लोगों ने ये काम इस तरह करनी, और सारी चीज़ें क्लोज़ थी। इसलिए कि मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगा, मैं रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँगा, कत्ल कर दिया जाऊँगा। फिर मेरा ये था कि अगर मैं चला गया तो मुझे पता था कि मुझे इसराइली जानते हैं, इसलिए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 6 साल में मैं पहला बंदा था, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट पहली पार्लियामेंट थी जिसने अब्राहम अकॉर्ड को यूनानिमसली मुस्तरद कर दिया था जब ये पेश हो गया, और वो रिजोल्यूशन मैंने ड्राफ्ट की थी, मैंने प्रेजेंट की थी। उसके ऊपर जो रिएक्शन आया था पाकिस्तान के ऊपर, शदीद प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया था कि आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस ने कैसे एक ऐसे इब्राहिम अकॉर्ड को कि जिसको अमेरिका पेश कर रहा है और जिसको सऊदी अरब और अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में इसराइल को तस्लीम करने की तरफ 8 दर्जन लोग चले गए, ममालिक चले गए, आप उसको यूनानिमसली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे जानते थे, तो मेरा ख्याल था कि मैं अगर पहुंच गया ज़िंदा तो ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा, उन जेलों से निकल नहीं सकूँगा। तो एक तो ये था। दूसरा, जब मैं वहाँ गया, यहाँ से तो हम इस्लामाबाद से गए कुआलालंपुर, इसलिए कि हमारा जो ग्लोबल फ्लोटेला था हम इसमें मलेशिया के साथ थे। ये उन्होंने दुनिया को तकसीम कर दिया था, और जो ईस्ट एशिया था वो मलेशिया उसको लीड कर रहा था। तो हम वहाँ गए, 4-5 दिन हफ्ता वहाँ पे जलसे हुए, प्रोग्रामात हुए, मीटिंग्स हुई, प्लानिंग हुई, और उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, थाईलैंड, ब्रुनाई, ये सारे ममालिक जो थे। फिर वहाँ से मैं गया ट्यूनिस, और ट्यूनिस से फिर जब अभी हम थे तो बंदरगाह के ऊपर ही थे कि 2 ड्रोन अटैक हुए, जिसकी वजह से 3-4 दिन हमारा वो सफ़र मज़ीद मौखर हो गया, किश्तियाँ भी हमारी तबाह हो गई। फिर जब हम वहाँ से शुरू हो गए तो ये ख़तरात का एक सफ़र था। यानी मैं आपको बताऊं, 2500 किलोमीटर का सफ़र 12 मीटर की किश्ती से, जिसमें 4-5 मीटर स्पेस ही आपको उठने, बैठने, खाने, पीने, नमाज, वज़ू, सोने उसके लिए मिले। जब बंदरगाह पे मुझे उतार दिया गया, मकबूजा फ़लस्तीन के अस्कलान बंदरगाह पे, तो मेरे पाँव चलना भूल गए थे। 20 दिन और 20 रातें मैं बैठा रहा था या लेटा रहा था। एक तो ये। दूसरा, मैंने पहली ज़िंदगी में समंदरी सफ़र किया था, और उसके साथ फिर ये था कि ड्रोन अटैक्स, और फिर एक नई चीज़ जिसका हमें तसव्वुर नहीं था, समंदरी तूफ़ान। अजीब बात ये थी कि सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बहिरे रूम में, मेडिटेरेनियन में सी स्टॉर्म सीजन होता है, और किश्तियाँ नहीं चलती अमूमन, और इसी वक्त हमारा फ्लोटेला था। तो 3 समंदरी तूफ़ान, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 12 मीटर की किश्ती को जब वो 10-12 मीटर तक उठाकर समंदर के सीने पर पटक देते थे, उफ। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हम अंदर बैठे थे, बाहर तो आप बैठ नहीं सकते थे, अंदर वो एक कबर सी जगह थी, उस पर आप बैठते थे, मजबूत सहारे पकड़ दे। तो अंदर कैप्टन आ गया, उसने कहा कि बादबान टूट गया है, बोट की जो बैटरीज हैं उसने काम करना छोड़ दिया है, और नाउ वी आर फेसिंग अ टोटल डिजास्टर, और अंधेरी रात और शदीद लहरें। बस हमने कहा कि हम मछलियों का खुराक बन जाएंगे। तो फिर यह है कि खाने पीने का आप देखें कि 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाते थे, और खाना क्या था, छोटा सा एक स्टू था जिस पे हमने पकाना था। वो लहरें ऐसी किश्ती डोलती थी कि आप कुछ पका नहीं सकते थे, तो हम खजूरें, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, और या टोस्ट के ऊपर पनीर वगैरह लगा के या जैम लगा के ये खाते थे। सिर्फ 20 दिन और 20 रातें में 2 दफ़ा हमने सालन पकाया। जब मौसम हमवार था, समंदर हमवार था, तो हमने चावल और उसमें कुछ अंडे वगैरह और कुछ मुख्तलिफ चीज़ें मिला के वो हमने बड़ा ऐश। जब हम इटली में पहुँचे तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने रेडियो कम्युनिकेशन से सबको पैगाम भेजा कि तमाम जो लीडर्स हैं, मैं भी लीड कर रहा था अपनी किश्ती को, 7-8 लोग थे हम, वो हर फ़र्द को जो किश्ती में है अपने सामने फ़र्दन बिठाए, उसके साथ आई कांटेक्ट करें और उसे बता दें कि आपने अभी तक जो सफ़र किया बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, गैर मामूली काम है, बहादुरी है, जुर्रत है, लेकिन अब आगे मौत है। इसलिए हमने इटली से आपके लिए घर जाने का इंतज़ाम किया है। आप अगर घर जाना चाहें, ये ना कोई बुज़दिली है, ना इसमें कोई शर्मिंदगी है,
ये भी बहुत बड़ी बात है कि अभी तक आप साथ रहे, तो आप जा सकते हैं। एक बंदा भी वापस नहीं गया, एक बंदा भी। तो गज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसने मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबके दिलों से मौत का खौफ निकाल लिया। तो जैसे जैसे हम करीब होते जा रहे थे, हम जिंदगी और मौत के फ़लसफ़े से मावरा होते जा रहे। फिर यह है कि हमें कोई खौफ नहीं था कि इजरायली कमांडोज, उनके ड्रोन, उनके क्वाडकॉप्टर, उनके हेक्साकॉप्टर, उनके हेलीकॉप्टर, उनके नेवी कमांडोज, कोई खौफ नहीं था। टोटल लोग कितने थे, उनमें से मुस्लिम कितने थे और नॉन मुस्लिम कितने थे? टोटल लोग थे कोई 500, और 500 में से मैं कहूँगा कि 70-80% लोग नॉन मुस्लिम थे। और नॉन मुस्लिमों में वो थे, नॉन मुस्लिमों में बच्चे भी थे। बच्चे? हाँ, 18 साल का सैमुअल न्यूजीलैंड का, 80 साल के बूढ़े भी थे, नेल्सन बरतानिया का, और ऐसी खवातीन भी थी जो 70-80 साल की थी और जो टांग से एक माजूर थी। इसमें वो बंदा भी शामिल था जिसने 2008 में एक किश्ती पर मुश्तमिल पहला फ्लोटेला गज़ा लेके गए थे। अच्छा, फिर 80-70% लोग उनके थे। हमारे लोग जो थे वो ज़्यादातर इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया, इन ममालिक के थे, इनके ज़्यादा थे। और हमारे लोग जो थे ज़्यादातर यंग वो थे, मतलब वो 30, 35, 40, यानी अच्छी सेहत और अच्छी उम्र के उसमें से में थे। लेकिन उनके जो है वो एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, हर एज को रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर थी। हम पहुँचे इटली तक। इटली में उन्होंने कहा कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, जो नहीं, जो कंटिन्यू करना चाहता है वो कर ले। उसके बाद आगे वाला जो असल सफ़र था, जहाँ पे मौत के ख़तरात ज़्यादा थे, वहाँ क्या हुआ? हाँ, देखिए, वहाँ से जब हम जा रहे थे ना, वो तो बिल्कुल करबला का वाक़या मुझे याद आ गया कि जब हज़रत इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिए। हाँ। बिल्कुल वही मंजर था। तो हमें ट्रेनिंग दी गई थी। उस ट्रेनिंग में यह था, बहुत अच्छी ट्रेनिंग, कि एक तो हमें पुरानी वीडियोस दिखाई गई कि कैसे इंटरसेप्शन होती है, ताकि हम एडॉप्ट कर लें कि उसके जो इंटरसेप्शन का माहौल क्या होता है। पहले क्वाडकॉप्टर आते हैं, हेक्साकॉप्टर आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं, ड्रोन आते हैं, फिर दूर दूर इसराइली कमांडोज की किश्तियाँ और जहाज़ वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक समंदर में इन्होंने एक लाइन ड्रा की है, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला वाले ने, उसको ऑरेंज लाइन कहते हैं। वो ऑरेंज लाइन ये है कि उसके बाद फिर ख़त्म है कि आपको, यानी आपने गज़ा पहुंचना है या आपने इंटरसेप्ट होना है। तो वो ऑरेंज लाइन भी करीब आ रही थी। तो ये चीज़ें, फिर उसके बाद जो हैं वो ये है कि हमें वीडियो दिखाई गई कि किस तरह उन्होंने इंटरसेप्ट किया, हमले किए, लोगों को गिरफ्तार किया। फिर ये कि एक मॉक एक्सरसाइज की गई, हमें एक किश्ती के माहौल में बिठाया गया और इजरायली कमांडोज की सूरत में लोगों को डंडे देकर और बंदूकों का अलामती बंदूकें देके, और हमें पता नहीं था कि ये हमारे साथ हो रहा है, ताकि वो सरप्राइज़ की सूरत में आए। तो इतने में 20-25 लोग जो है वो, मतलब ये है कि ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए, जिस तरह गालियाँ देते हैं, तो गालियाँ नहीं लेकिन वो उसी तरह का, और लोगों को डंडे मार रहे हैं, कोई बट मार रहे हैं, लात में किक मार रहे हैं, सर नीचे करो, बैठ जाओ, लेट जाओ, करो, वो पूरा माहौल, ताकि आप लोग एडॉप्ट कर लें उसको। फिर यह है कि नॉन वायलेंट पीसफुल है, तो आपने रिएक्ट नहीं करना है, ताकि इसराइल उसको पहले ही से खमास फ्लोटेला, और ये टेररिस्ट के सपोर्ट हैं, और ये मतलब सेल्फी बोट्स हैं, और ये मतलब ये है कि ये इन्होंने इमदाद नहीं पहुंचाना है, इन्होंने ये टिकटॉक करते हैं, पर नहीं क्या क्या वो ड्रामे जो हैं वो करते थे, और ये एंटी सेमेटिक है, फलां है। तो आपने जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का वो है, आपने उसको वो बरकरार रखना है, नॉन वायलेंट और पीसफुल उसको। तो ये सारी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, और सारी चीज़ों का एक तरह से हमें पता था। तो जब हम जाना शुरू हो गए, तो जिस तरह हमने ट्रेनिंग ली थी, जिस तरह हमें वीडियोस दिखाई गई थी, जिस तरह हमें एक्सरसाइज किया गया था, उसके मुताबिक ही हमने सारी चीज़ों को फेस किया। जब आप आगे गए तो फिर उसी तरह आप पे हमला हुआ? जी, उसी तरह मगरिब के वक्त रेडियो मैसेज चला के इंटरसेप्शन शुरू हो गई। हमने तो दूर दूर से, मैंने कहा ना कि ड्रोन हर रात हमारे ऊपर आते थे, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, और दूर दूर से हमने कमांडोज की किश्तियाँ और इजरायली जहाज़ देखने शुरू कर दिए। हमें तो था कि किसी वक्त अब ये शुरू कर लेंगे ऑपरेशन। बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़? नहीं, बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर वगैरह थे।
अच्छा, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन पे पता चला कि जो पहली किश्ती है, लीडिंग किश्ती, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन कर दिया। तो हम सब तैयार हो गए। जब इंटरसेप्शन शुरू हो जाती है तो आपको बताया गया है कि आपने मोबाइल फ़ोन फेंकने हैं समंदर में। अच्छा। आपने अपने पावर बैंक फेंकने हैं, आपने अपने ऐसा हर वो चीज़ समंदर में फेंकना है जो किसी भी काम इजराइलियों के आ सकता है। ऐसी कोई चीज़ उनके हाथ ना लगे जिससे वो कोई फ़ायदा उठा सके, भले वो कपड़े ही क्यों ना हो, भले वो पानी की एक बोतल ही क्यों। पानी भी हमने समंदर में फेंक दिया। खुराक की जो हमारे साथ थोड़ा बहुत था वो भी समंदर में फेंक दिया कि कोई चीज़ हमें इनसे कोई काम की ये हमसे ना ले। हम सिर्फ एक सूट जीन्स पहनी थी। जीन्स पहना इसलिए कि जीन्स जो है वो मैली नहीं होती, उसमें आप रख सकते हैं। बाकी हमने सारा वो प्रोसेस शुरू कर दिया जिस तरह होता है।